अभी तक मैंने आपको बताया है कि कैसे झूठ बोल करके मुझे मेरा पहला काम मिला एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। उसके बाद जब पहले दिन शूट पे पहुंचा तो मैंने अपने सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर से बहुत कुछ सीख लिया, बिना उन्हें बताए कि मैं पहले से इंडस्ट्री में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम नहीं कर रहा था। इसके बाद ढेरों अरमान लिए जब मैं घर पहुंचा तो मेरा दिल ही टूट गया, क्योंकि मेरे बड़े भैया को पता चल चुका था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने लगा था। पहले तो वो बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करूं। लेकिन बाद में जब बातों ही बातों में उन्हें पता चला कि मैंने एक दिन के शूटिंग के काम में ही बहुत कुछ सीख लिया है, तो वो बहुत इम्प्रेस हुए। उसके बाद खुद बैठ करके उन्होंने मुझे फिल्म मेकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सिखाई। अगले दिन कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, ढेर सारे नॉलेज इकट्ठा किया हुआ मैं जब शूटिंग सेट पे पहुंचा तो वहां मेरी मुलाकात हुई रश्मि से। रश्मि ही वो लड़की थी जिसको मैंने अपना फेक रेज्यूमे दिया था कि मैं पिछले 2 साल से एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मुंबई में जो लोग बिहार यूपी से आते हैं उनको भैया कहा जाता है, तो सेट पे हल्ला हो गया है, देखो भैया के साथ रश्मि मिल गई, बात करने लगी। अब रश्मि उन दिनों बहुत खूबसूरत लगती थी, पढ़ी लिखी थी, और मैं भैया यानी बिहार यूपी का लड़का, तो मुझसे इतना बात करती थी तो लोगों में एक थोड़ा सा अलग सा डिस्कशन हो गया था, एक टॉपिक उठ गया था कि भाई भैया से देखो रश्मि मैडम इतना बात करती है। फाइनली मुझे अच्छा लग रहा था ये फीलिंग, लेकिन मेरी फीलिंग अलग थी काम को लेकर के। अब मेरे अंदर ना एक डर हो गया था इस चीज़ को लेकर के। मुझे लगा यार रश्मि इतना ट्रस्ट करती है मुझे, मतलब इतनी देर तक मुझसे बात करती है, लोग उसके बारे में र्यूमर उठाने लगे हैं। कल को रश्मि को अगर पता चला कि मैंने पहले दिन टीसीआर में सब गड़बड़ किया और मैंने उसे झूठ बोला है तो क्या होगा? तो ये सवाल मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि तब तक सेट पे कुछ अफरा तफरी मच गई। अरे यार वो नहीं आया, एक्टर नहीं आया, शॉट कुछ लगने वाला था और हल्ला हो गया कि कोई एक्टर नहीं आया। तो मैं गया तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो पता चला कि कोई एक एक्टर था जिसका 2 लाइन का सीन था, वॉचमैन का कैरेक्टर था, वो नहीं आया। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब पहली बार मैं स्ट्रगल कर रहा था कामत क्लब के बाहर, तो वहाँ पे मेरी मदद की थी एक वॉचमैन ने, और उसे मुझ पे दया आ गया था, बिकॉज पिछले 14 दिन से लगभग मैं वहाँ पे रेगुलरली भूखे प्यासे सुबह से शाम तक बैठा रहता था, और वो वॉचमैन ने ना मेरे अंदर अपने आप को देखा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं भी यही करना चाहता था, मजबूरी में नहीं कर पाया तो अब वॉचमैन बन गया। तो मुझे स्ट्राइक किया कि यार एक वॉचमैन से ही वॉचमैन का क्यों नहीं रूल करा सकते। अब उन दिनों एकदम नया था, टीसीआर लिखने वाला था, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे बोलूँ। मैंने धीरे से जाकर के सुशील सर को बोला कि सर एक एक्टर है, वो पास में ही रहता है कहीं पे, तो आप बोलिए तो हम उसको बुला देते हैं। तो बोला अरे कौन एक्टर है, ऐसे कोई आएगा एक्टिंग कर देगा क्या? बोले नहीं सर वो लगता है ठीक ठाक एक्टिंग करता है, हमको पता है। अच्छा जल्दी बुलाओ। और फाइनली मैंने उनको कॉल किया, वो वॉचमैन जो थे उनको बुलाया, और जब वो आए तो मैंने उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा है, एक छोटा सा रोल आप करना चाहोगे क्या? एक्चुअली उनका सपना था कैमरा फेस करने का, वो कभी नहीं कर पाए, तो वो बहुत खुश हुए, बिकॉज मोबाइल का बहुत चलन नहीं था, तो सामने ऑडिशन हो गया। ऑडिशन में ठीक ठाक छोटा सा लाइन था, मैडम ये लिख दी है रजिस्टर में, और मैंने उनको ऐसा बोला कि सर आप ना ऐसा ही एक्टिंग कीजिए जैसा आप वहाँ पे करते हैं, रियल, कोई एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, छोटा सा तो लाइन है। तो वो भी इस चीज़ को समझ गया और उन्होंने उस तरह से एक्टिंग की, और फाइनली उस दिन उनका रिकॉर्डिंग हुआ, कभी सौतन कभी सहेली। जब वो जा रहे थे ना, तो उनके पास कुछ मुझे लगता है 1,500 या 2,000 रुपये उनको कुछ मिला था उस दिन का, उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया, बोला अम्मी थे तुम्हारे लिए। बोले नहीं सर आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी, आपको नहीं पता, आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं, और भगवान से कौन पैसे लेता है। तो बोले यार तुम कुछ ज़्यादा ही बड़ा फेंकते हो। मैंने बोला नहीं सर सच बोल रहा हूँ, सच तो आपको नहीं बता सकता कि क्या कहानी है, लेकिन आपका बहुत बड़ा पार्ट है मेरी लाइफ में, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। उनकी आंखें भी नम थी, और उन्होंने बोला यार गांव में सबको बोलेंगे कि हम टीवी में आ रहे हैं। वो खुशी ना देख करके मेरे अंदर की खुशी दुगुना हो गई। मैं एक्साइटेड हो गया कि यार चल यार इंडस्ट्री में आकर के ऊपर वाले ने दूसरे दिन ही ऐसा मौका दे दिया कि मैं किसी के कुछ काम आया। और फाइनली फिर अपने काम में लग गया, टीसीआर लिखने लगा, और अच्छा टीसीआर लिख रहा था। बीच में सुशील सर भी आए, देखिए बोले हाँ अच्छा लिख रहा है, सब सिखाया, तुम सीख गया। अब उनको पता नहीं था कि भैया ने भी बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन उनको सब कुछ इम्प्रेसिव लगा। सुशील जी ने बोला चलो कल तुम्हारा परीक्षा भी हो जाएगा। मैंने बोला परीक्षा? बोले हाँ जो तुम्हारा कल जो तुम टीसीआर लिखे हो वो कल चला जाएगा, तो वहाँ एडिटर देख करके फिर बता देगा कैसा लिखा है। मेरी तो हालत ही खराब हो गई।
मुझे फिर से वो बात याद आई कि यार रश्मि ने मुझ पे ट्रस्ट करके इस काम को दिया था। अब कल टीसीआर चेक होगा और टीसीआर चेक करने के बाद वो बंदा शायद बोलेगा कि क्या लिखा है तुमने, और ये चीज़ जब रश्मि तक जाएगी तो उसको कैसा लगेगा। तो मैं मतलब मेरे अंदर से ना गिल्ट भावना बहुत आने लगा, मतलब ऐसा लगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो मतलब सबका लाइफ डिस्टर्ब कर दिया अपने आप को अंदर घुसेड़ने के चक्कर में। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। और तभी रश्मि आई, अमित चलो चले, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ रास्ते में जहाँ भी बस स्टॉप पे आपको जाना है। तो मैंने उनको देखा और मैंने बोला हम अलग से चले जाएंगे। अरे चलो ना यार, इतना क्यों शर्मा रहे हो। और फाइनली ऑटो में बैठा, मैं उनके साथ जाने लगा। अब रास्ते में वो मुझसे कुछ पर्सनल बातें भी पूछ रही है, क्या करते थे, क्या ये करते थे, और मेरा दिमाग में सिर्फ अपने टीसीआर में जा रहा था। और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। ये आइडिया क्या आया जिससे मैंने रश्मि के टॉपिक को घुमाया और अगले दिन शूट पे मैंने कैसे हैंडल किया, इन सब चीजों के बारे में मैं बताऊंगा अपने अगले वीडियो में। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ताकि पर्दे से उनकी दूरी कम हो सके। अब अपने सपने को पूरा करने के मिशन में जुट जाइए, और इस मिशन में आपकी मदद करने के लिए मैं अपना अगला एपिसोड लेकर के आऊंगा अगले शुक्रवार को 5:54 पे। तब तक के लिए कीप ट्राइंग हार्ड until you succeed.